हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। जितने विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 में साइंस की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक हमारे प्यारे विद्यार्थी ने कमेंट किया था, सर हमें जो है साइंस का वीडियो बना के दो, ठीक है, यानी साइंस का क्लास, ठीक। तो फाइनली क्लास आ चुकी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, और प्रश्न नंबर पहले में क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 इसका क्रिया कराया जा रहा है Fe यानी आयरन से। तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट में मिल रहा है क्या, FeSO4 और Cu। तो अगर आप लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पर गौर किया होगा कि यहाँ पर लिखा है क्या, कॉपर सल्फेट लिखा है, और इसकी क्रिया जब कराई गई है किससे, तो आयरन से कराई गई है। तो जब आयरन से आप क्रिया कराया गया, तो ये एक जो आयरन है, ये कॉपर को यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। अब यहाँ पर आ गया आयरन सल्फेट, ये कॉपर बेचारा अलग हो गया। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखने पर ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है विस्थापन अभिक्रिया हो गई, क्योंकि किस, यहाँ पर जो आपका दिख रहा है आयरन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो आयरन है ये आपका कॉपर को यहाँ पर विस्थापित यानी हटा दिया है, तो वहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक। आई होप आप सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या बोल रहा है कि एक विलेन लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्या कर देता है, लाल को नीला कर देता है। इसका पीएच मान संभव है तो 1 या फिर 6 या 3 या फिर 8, ठीक है। सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक विलेन है जो कि लाल लिटमस को कैसा कर दे रहा है, नीला कर दे रहा है। तो लाल को जब नीला करता है तो यानी उसका जो पीएच, यानी इसका जो पीएच मान होगा वो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा क्या होगा, 7 से अधिक, 7 से अधिक। और 7 से अधिक मतलब 8 9 ये सब आ सकते हैं। तो 7 से अधिक एक ही ऑप्शन दिया गया है, और वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये दिया गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है, क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोला जा रहा है कि अधातु क्या है। तो इसमें पहचान के आपको बताना होगा। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अधातु को पहचानने का ट्रिक क्या होता है, यानी कि अधातु कैसे पहचाने कि ये धातु है या फिर अधातु है। तो जितने भी धातु होते हैं जिससे हम मेटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धातु। धातु को क्या बोला जाता है, तो मेटल बोलते हैं, METAL। तो धातु को पहचानने के लिए क्या लिया जाता है, लास्ट में आप अगर देखोगे तो आपको म दिखाई देता है, क्या, म, यानी ऐसा बोले तो यम, ठीक। जैसे उदाहरण के तौर पे सोडियम, ठीक है, उदाहरण के तौर पे सोडियम। दूसरे नंबर पे आप ले लीजिए क्या, पोटेशियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी यम है, यहाँ भी यम है। और एल्यूमिनियम ले लीजिए, एल्यू, ठीक है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर देख सकते हैं सब में क्या आ रहा है, यम यम आ रहा है। तो ये धातु को पहचानने का ट्रिक है। लेकिन यहाँ पर बात हुई अधातु की। तो अधातु के अगर लास्ट तम देखेंगे यानी लास्ट में, तो यहाँ पर क्या दिखेगा, न दिखेगा। जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन, ये सभी क्या है, अधातु हैं। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जिसके लास्ट में हमें न दिखाई देगा यानी प्रत्यय के रूप में, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा अधातु, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया फ्लोरीन, ठीक है। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूत्र है भाई, और इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में देगा CaSO4 इंटू 1/2H2O। ऑप्शन नंबर बी में देगा CaSO4 इंटू 2H2O। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है CaSO4 इंटू H2O। और डी में क्या दिया गया है CaSO4 इंटू 5H2O दिया गया है।
तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, कह रहा कि पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी में दिया CaCl2, ऑप्शन नंबर सी में दिया CuCl2 और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया तो CaCO3 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो CaCl2 है, सॉरी यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है CaOCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं ब्लीचिंग 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 पाउडर। ठीक, क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर बात करें तो इसमें बोला है पीतल में होते हैं। ठीक है, पीतल में होते हैं क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानकारी मैं देता हूँ। पीतल, ठीक है, पीतल क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु, जिसमें क्या क्या मिला होता है, तो जिसमें आपका मिला होता है कापर। ठीक है, जिसमें क्या मिला होता है कापर और जिंक मिला होता है। क्या मिला होता है, कापर व जिंक। तो मिश्र धातु है, कभी कभी ऐसा पूछता है कि पीतल क्या है, तो मिश्र धातु है, क्या क्या मिले होते हैं, तो कापर मिला होता है और जिंक मिला होता है। तो कापर व जिंक वाला जो ऑप्शन अगर आप देख पा रहे होंगे तो कापर व जिंक दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर और जानकारी ऐड करना चाहूँगा। आपका जो केमिस्ट्री है, यानी केमिस्ट्री के 7 बहुविकल्पी पूछे जाते हैं, 7 क्वेश्चन। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्रियात्मक समूह है। तो मैं क्या बता रहा था कि आपकी जो केमिस्ट्री का जो कितना क्वेश्चन आता है, तो विकल्प में 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होता है और 7 क्वेश्चन जो होता है वो बायोलॉजी का होता है और 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है फिजिक्स का। किसका, फिजिक्स का। तो टोटल यहाँ से आपको 20 नंबर, 7 7 14, 14 और 6 20। तो बढ़िया से पढ़िएगा, आप लोग अच्छे से नंबर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले हम प्रोपेनल का जो है स्ट्रक्चर बना लेते हैं, किस तरीके से होता है। तो अगर यहाँ पे मैं बना देता हूँ तो CH3 CH2, यहाँ पर CHO, यहाँ पर जो देख सकते हैं CHO लिखा है, इसी को बोलते हैं प्रोपेनल क्रियात्मक समूह। ठीक है, यानी अल अल समूह है ये, अल समूह है ना, अल है ये। यहाँ पर मेथ एथ प्रोप, आपको अगर IUPAC नेम आता होगा तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 है और 3 को बोला जाता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेनल हो जाएगा, क्योंकि CHO जुड़ा है, CHO जुड़ा है। तो CHO फिलहाल किस ऑप्शन में दिया गया है, अगर बात करें तो CHO जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। बस यही आपसे पूछा था क्रियात्मक समूह क्या है, आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से 1 नंबर जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन। ठीक है, 1 नंबर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम फिजिक्स के क्वेश्चनों पर। अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, स्वस्थ आंख के लिए, ठीक है, स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु बनता है। तो आप सभी को पता है कि अगर आंख स्वस्थ रहेगा तो दूरबीन सब अनंत पे बनता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, एक गोली दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध बताइए। ठीक है, तो आपको पता होगा कि फोकस दूरी जो होता है वो, यानी कि फोकस दूरी जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जहाँ पर ये जो r है, जहाँ पर जो ये r देख रहे हैं, ये आपका है वक्रता त्रिज्या, इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, और f को क्या बोलते हैं, तो f को बोलते हैं हम फोकस दूरी।
फोकस दूरी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर देख सकते हैं बी वाला, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, यानी प्रिज्म द्वारा जो है विचलन का अधिकतम होता है तो किसमें सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में देगा बैगनी रंग का, ऑप्शन नंबर बी में देगा हरे रंग का, ऑप्शन नंबर सी में देगा पीले रंग का, और ऑप्शन नंबर डी में देगा तो लाल रंग का। ठीक है, तो प्रिज्म का सबसे, यानी प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है तो बैगनी रंग के लिए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है ए में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो। एक नंबर में प्रश्न आता है, सबसे पहले इन्होंने बोला है क्या, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं एफ। ठीक, तो एफ का मान कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। आर का मान पूछ रहा है, तो अभी मैंने एक सूत्र बताया था आपको, वक्रता त्रिज्या आर बराबर 2f। तो 2 ही लिखिए, गुणे एफ का मान कितना है 10, तो 10 का दूना कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 20 किस ऑप्शन में देखिए दिया गया है, तो 20 दिया गया ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि विद्युत शक्ति P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है कौन। तो पुतली, पुतली जो है नियंत्रण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है तो क्या होती है, तो एटीपी होता है। ये सब एक एक नंबर में आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आप ये लिखकर और इसे अच्छे से लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है कि पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए में देगा पुदीने में, ऑप्शन नंबर बी में देगा आलू में, ऑप्शन नंबर सी में देगा ब्रायोफिलम में, और ऑप्शन नंबर डी में क्या देगा इनमें से सभी। ठीक है, तो देखिए पत्तियों पर जो कलियां विकसित होती हैं किसमें, तो ब्रायोफिलम में, ब्रायोफिलम जो कि ऑप्शन नंबर सी में देगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, यानी सामान्य मनुष्य में रक्तदाब कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए 120/80 होता है, यानी 120 अपान में कितना 80 होता है, ये रक्तदाब होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, पराग कोश में होते हैं, यानी पराग कोश में क्या होते हैं, तो पराग कोश में ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, अगर बात करें तो बाह्यदल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया अंडाशय। ठीक है, और सी में दिया गया है बीजांड, और डी में दिया गया परागकण। तो पराग कोश में क्या होता है, तो परागकण होता है। इसको याद करना बहुत सिंपल होता है। अगर बात करें तो प से होता है पराग कोश। ठीक, पराग कोश, और इसका उत्तर क्या होता है, तो ये कहाँ होता है, तो पराग कण। ठीक है, तो पराग कोश में क्या होता है, तो पराग कण होता है। प से हो जाएगा पराग कोश, प से हो जाएगा पराग कण। तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है, मानव में निम्न में से कौन उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित कौन है, तो वृक्क जो होता है तो वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि डीएनए, आई होप आप सभी को डीएनए का फुल फॉर्म पता होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। तो डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है कहलाता है, क्या कहलाता है, तो लक्षण, जीन, या फिर जीनोटाइड, या फिर अलील। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, कई बार बताया गया है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नहीं आते हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड में अभी ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो
ठीक है। और इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ाई करके अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, जीव में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता को कहा जाता है क्या, विखंडन या फिर मुकुलन या फिर पुनरुद्भव और पुनरुद्भव या फिर खंडन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुनरुद्भव। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को इसका ऑप्शन बदल कर आपको कभी कभी दे देगा, तो वहाँ पर क्या देगा, क्या दे देगा ऑप्शन भाई, तो ऑप्शन आपका अगर बदलेगा इस क्वेश्चन का तो वहाँ पर आपको देगा पुनर, ठीक है, क्या देगा, पुनर्जन्म, क्या देगा, पुनर्जन्म, क्योंकि इसी को ही क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन में ये न दिया होगा तो ये जरूर दिया होगा। तो चलिए बहुविकल्पी का क्वेश्चन जो है समाप्त हो चुका है। अब थोड़ा सा हम लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एक यहाँ पर प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है क्या, कार्बनिक कार्बन की संयोजकता। ठीक है, कार्बन की संयोजकता, इस पर आप लोग क्या लिखेंगे, तो कार्बन की संयोजकता 4 है। ठीक है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि कार्बन की जो संयोजकता होती है कितनी होती है, 4 है, अर्थात यह चतुर्थ संयोजकता है। ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4 है। ठीक है, आप इतना तो जानते होंगे 2,4 है, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 हैं, उपस्थित हैं, तथा अष्टक पूर्ण करने के लिए कार्बन परमाणु को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें यह साझे द्वारा प्राप्त कर लेता है। यानी कार्बन को जो है अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो है साझा करता है किसी अन्य तत्वों के साथ। ठीक है, तो उसके साथ जो है अपना अष्टक प्राप्त करता है। तो इतना आपको लिखना परिभाषा में। तो आई होप आप सभी लोग इतना लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया उभय अपघटन अभिक्रिया। हेडिंग करिए, यहाँ पर देखिए परिभाषा में क्या लिखना होगा कि जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों अथवा अन्य घटकों की अदला बदली होता है या फिर होती है, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दिया गया क्या है, AgNO3। ठीक है, AgNO3 यहाँ पर दिया गया है, इसका क्रिया कराया जा रहा है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड से। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट में क्या मिला, तो AgCl मिला। तो AgCl का मतलब इसका आयन इसको दे दिया और ये वाला आयन इसको दे दिया। तो यहाँ पर आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान यानी अदला बदली कर दी गई है। और यहाँ पर क्या हुआ, प्लस में NaNO3। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए CH3COOH का रिएक्शन कराया गया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH। तो इसके साथ आपका मिल जाएगा क्या, सोडियम। तो यानी ये CH3COONA ये हो जाएगा और H2 यहाँ से पानी निकल जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर एक ठो बच रहा था, एक ठो यहाँ, और पानी निकल गया इसके साथ। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को ये तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम और समझते हैं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि आपके पेपर में कई बार जो है पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें मिला होगा, अगर क्वेश्चन पेपर में या फिर अर्धवार्षिक पेपर में कहीं न कहीं आपने देखा होगा। तो इसका आपको इस तरीके से हेडिंग करना है और परिभाषा में क्या लिखना है, जब अम्ल किसी क्षार से क्रिया करता है तब लवण और जल बनता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इतना परिभाषा लिखिएगा। क्या बोल रहा है कि जब अम्ल, ये आप यहाँ पर जो देख सकते हैं ना, ये क्या है, अम्ल है। ठीक, क्या है, अम्ल। जब अम्ल किसी क्षार से, क्षार मतलब जिसमें ओजस समूह जुड़ा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये क्षार है। तो जब अम्ल की क्रिया क्षार से कराई जाती है तो हमें रिजल्ट में क्या देता है, पानी देता है, जल प्राप्त बनता है। तो यानी कि यहाँ से आपका Na और मिल गया Cl, तो यहाँ पर सोडियम ये और ये मिलके हो गया सोडियम क्लोराइड, और H यहाँ पर, H यहाँ पर, तो H2O हो गया। उदाहरण नंबर यहाँ पर दूसरा की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है HNO3 होना चाहिए। HNO3 का जब क्रिया कराया जाएगा KOH से, तो यहाँ पर KNO3 और प्लस में पानी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा इसका परिभाषा। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।